Hello students, I welcome you all to online class of CATG. Today we are studying surface chemistry lecture number 11th. बच्चों लास्ट क्लास में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो कुछ आयंस एक्स्ट्रा आ जाते हैं। उन एक्स्ट्रा आयंस को रिमूव करने के लिए जो मेथड अपनाते हैं उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, और डायलिसिस प्यूरिफिकेशन का एक टेक्निक है। यहाँ तक हमने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो बच्चों कोलाइडल पार्टिकल के क्या क्या खासियत होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं इसके बारे में आज पढ़ा जाए हम लोग। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का मतलब जिगजैग मोशन, रेंडम मोशन। जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, या फिर जिसको हम लोग सोल्यूट भी बोल सकते हैं। हालांकि कोलाइडल के केस में हम लोग डिस्पर्स्ड फेज ही उनको जनरली बुलाते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, ब्राउनियन मोशन करते रहते हैं, और ये ब्राउनियन मोशन के चलते वो स्टेबल भी होते हैं। मतलब अगर ब्राउनियन मोशन रोक दिया जाए तो कोलाइडल पार्टिकल ठीक ठाक बड़े साइज के होते हैं, बहुत बड़े तो नहीं होते हैं लेकिन इतने बड़े होते हैं कि अगर ब्राउनियन मोशन को रोक दिया जाए तो वो धीरे धीरे सेटल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो लिख लो ब्राउनियन मोशन मीन्स रैंडम मोशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, डीपी, रैंडम मोशन ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ऑफ कोर्स डिस्पर्सन मीडियम भी रैंडम मोशन करता है, जैसे लिक्विड अगर है तो भी तो रैंडम मोशन करता है, लेकिन उसके बारे में बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सिर्फ डीपी के बारे में बात कर रहे हैं। रैंडम मोशन ऑफ डीपी इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी, इससे स्टेबिलिटी भी बढ़ता है, इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, रैंडम मोशन ऑफ डीपी इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी। और लिख सकते हो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, ये इंक्रीजेज का साइन है बच्चों, इसलिए लिखते हैं शॉर्ट में ताकि टाइम आपका बच जाए। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रैंडम मोशन इंक्रीजेस, रैंडम मोशन इंक्रीजेज। ज़्यादा टेम्परेचर करोगे तो ज़्यादा रैंडम मोशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रॉपर्टीज है। दूसरा प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ? देखो, तो हमने ये बात किया था कि अगर किसी सॉल्यूशन में, मान लो एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें एक सोल्यूट डाल दिया जाए, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर डाल दिया जाए तो क्या होता है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट अगर डाल दोगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, उसका एक ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाता है। ये सब जो इफेक्ट्स हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, या ये सब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से होता है। तो जैसे मान लो आपने एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल आपने ऐड कर दिया सल्फर, इसके अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर सल्फर S8 के बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। तो अभी क्या है कि अगर मान लो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाता, ठीक है ना, और S8 के आप 100 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। कितने मॉलिक्यूल ऐड किए? 100 मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। तो क्या होता? इस सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता वो 100 मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग होता। लेकिन अगर सल्फर का यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है
तो आपको पता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में S8 के एक मॉलिक्यूल अकेला नहीं रहते हैं। S8 के सल्फर के कई सारे मॉलिक्यूल मिल करके एक मल्टी मॉलिक्यूलर पार्टिकल बनाता है, और वो पार्टिकल होता है कोलाइडल पार्टिकल। यानी कि एक कोलाइडल पार्टिकल के अंदर, जैसे देखो ये कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं सल्फर के, ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके एक कोलाइडल पार्टिकल, एक अकेला पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। वैसे ही बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पर हैं, ये सब मिल करके एक अकेला पार्टिकल जैसा बिहेव करते हैं। तो ऐसे तो अब देखो क्या हुआ कि इफेक्टिवली पहले 100 पार्टिकल था और हर एक पार्टिकल अपना अपना प्रॉपर्टी शो कर रहा था, और उसके चलते जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रहा था। लेकिन अभी 100 पार्टिकल में से ये 6 या 7 या 5 ऐसे ग्रुप्स बन गए। तो इफेक्टिवली 100 पार्टिकल जो है वो 6 पार्टिकल या 8 पार्टिकल, ऐसा कुछ 5 to 8 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है। क्यों कन्वर्ट हो गया 5 to 8 पार्टिकल्स में? क्योंकि कई सारे पार्टिकल्स जब एग्रीगेट बने, जब जुड़े, तब इनका साइज कोलाइडल के बराबर हुआ। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन जब बनाया, इसका मतलब इतने पार्टिकल जुड़े होंगे। अगर ये पार्टिकल नहीं जुड़ते तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाया होता, ठीक है ना, तब उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग होती। लेकिन पार्टिकल जुड़ गए तब ये कोलाइडल बनाया। तो हम लोगों को बात करना है कि जब कोलाइडल बनाया तब क्या हुआ। तो जब कोलाइडल बनाया तो क्या हुआ, पार्टिकल का संख्या कम हो गया, और पार्टिकल का संख्या अगर कम हो गया तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू है वो भी कम ही निकल करके आएगा। ठीक है, तो लिख लो इस बात को। ये ऐसा तुम एक बॉक्स में साइड में चाहो तो लिख भी सकते हो, याद दिलाने के लिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा ये, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें जो लैंग्वेज में लिखना है वो हम लिखा रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एग्जिबिटेड बाय अ कोलाइडल सॉल्यूशन। Colligative properties exhibited by a colloidal solution. Colligative properties exhibited by a colloidal solution is significantly lesser than expected. Is significantly lesser than expected. Is significantly lesser than expected. ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं क्यों। क्योंकि आपने S8 के 100 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डाले थे, तो आप सोच रहे थे कि 100 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू होगा। लेकिन 100 मॉलिक्यूल्स आपस में ग्रुप बना बना करके 5-6 नेट पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। ये जो 5-6 पार्टिकल हैं ये कोलाइडल पार्टिकल कहलाते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल, ये पूरा जो गुच्छा है ये एक ही पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है। हालांकि इसके अंदर हैं कई सारे पार्टिकल कनेक्टेड। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हुआ अब 100 पार्टिकल के अकॉर्डिंग नहीं है, अब ये 6 पार्टिकल जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसी 6 पार्टिकल के अकॉर्डिंग है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, चार्ज ऑन पार्टिकल। चार्ज ऑन पार्टिकल, तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं इन पार्टिकल्स के ऊपर सेम नेचर का चार्ज होता है। लिख लो, फिर बताएंगे इसका मतलब क्या है। ईच कोलाइडल पार्टिकल हैज सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑन इट। Each colloidal particle has same nature of charge on it. हर एक कोलाइडल पार्टिकल पर सेम नेचर का चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है देखा जाए एक बार। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हो बच्चों, हम मिटा रहे हैं इसको। जैसे मान लो बच्चों कि अगर एक सॉल्यूशन तुम्हारे पास है और इसमें सॉल्वेंट है यानी डिस्पर्सन मीडियम है और ये कोलाइडल पार्टिकल्स हैं। अब तुम सोचो कि कोलाइडल पार्टिकल्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, सस्पेंशन जितना बड़े नहीं होते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल जितने, लेकिन ठीक ठाक बड़े बड़े होते हैं। तो ये जो बड़े बड़े पार्टिकल है ना, इस पर ग्रेविटी का फोर्स लग सकता है और ये नीचे बैठ सकते हैं, सभी पार्टिकल नीचे आके सेटल कर गए। लेकिन ये सेटल नहीं करता है, क्यों? क्योंकि हर एक पार्टिकल पर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या फिर हर एक पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज होता है।
जो भी चार्ज है, ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, हर एक पार्टिकल पर एक ही नेचर का चार्ज होता है। तो मान लिया जाए अगर इस सब पे नेगेटिव चार्ज है तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है इन पार्टिकल्स पर, ये नेगेटिव चार्ज ये पार्टिकल आपस में रिपेल करेंगे तो ये लोग कभी एक साथ नीचे नहीं बैठेंगे। तो ये जो चार्जेस है ये कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। ठीक है, यहां लिखोगे, ये तो लिख ही चुके हैं हर एक पार्टिकल पर चार्ज होता है, लिखो रीजन ऑफ चार्ज, रीजन ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या रीजन है, कहां से आता है चार्ज, रीजन ऑफ चार्ज, चार्ज कहां से आता है। तो पहला रीजन लिखोगे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। याद आ रहा है कुछ तुम लोगों को बच्चों, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन हम लोग पढ़े थे जब AgNO3 और NaCl को आपस में मिलाते थे। तो एक केस में हम लोग AgNO3 ऊपर से डालते थे और नीचे NaCl का सोल्यूशन होता था, और दूसरे केस में NaCl ऊपर से डालते थे और नीचे AgCl का सोल्यूशन होता था। दोनों केस में AgCl का बनता था प्रेसिपिटेट, लेकिन AgCl के बगल में एक और आयन जुड़ जाता था। याद आ रहा है, या तो AgCl के बगल में Ag प्लस जुड़ जाता था या Cl माइनस जुड़ जाता था। याद आ रहा है, और ये पूरा एक कोलाइडल पार्टिकल कहलाता था, ये पूरा एक कोलाइडल पार्टिकल कहलाता था। तो जिस सोल्यूशन में AgCl के बगल में Ag प्लस जुड़ जाता था फिक्स्ड लेयर में, याद आ रहा है तुम लोगों को, एक बार रिवाइज कर लोगे, पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, पिछले क्लास के शुरुआत में भी बात किए थे और पिछले क्लास के लास्ट में भी बात किए थे। तो ये जो है AgCl और Ag प्लस, ये पूरा एक कोलाइडल पार्टिकल है और ये है पॉजिटिव कोलाइड और ये है नेगेटिव कोलाइड। तो हर एक पार्टिकल के ऊपर, हर एक जो कोलाइडल पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। यानी कि क्या करता है, AgCl जो है प्रेफरेंशियल का मतलब, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन का मतलब, कॉमन आयन यानी कि या तो Ag या फिर Cl, या तो Ag प्लस या Cl माइनस। अब AgCl का जो बना है प्रेसिपिटेट वो प्रेफरेंशियली मतलब मेनली इस दोनों में से किसी एक आयन को चुन करके एड्सॉर्ब कर लेता है, दोनों को नहीं करता है, प्रेफरेंशियली किसी एक को चुन करके एड्सॉर्ब कर लेता है। तो AgCl एक बार Ag प्लस को एड्सॉर्ब करता है और एक बार Cl माइनस को एड्सॉर्ब करता है। किस सिचुएशन में Ag प्लस को एड्सॉर्ब करता है, किस सिचुएशन में Cl माइनस को एड्सॉर्ब करता है, इसका डिस्कशन हम लोग पिछले क्लास के शुरुआत में और उसके भी पिछले क्लास के लास्ट में कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब Ag प्लस का एड्सॉर्प्शन करता है तब सिर्फ Ag प्लस का करता है और पॉजिटिव कोलाइड कहलाता है। जिस सिचुएशन में Cl माइनस को एड्सॉर्ब करता है, सिर्फ Cl माइनस को ही एड्सॉर्ब करता है हर एक पार्टिकल, और वो कहलाता है नेगेटिव कोलाइड। इसी को बोलते हैं प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। ये दूसरा रीजन है बच्चों कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होने का, सॉरी पहला रीजन है कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होने का। दूसरा रीजन कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्यों होता है। ठीक है, दूसरा रीजन है, याद आ रहा है आपको जब गोल्ड सॉल्व बनाते थे, गोल्ड या सिल्वर सॉल्व, गोल्ड और सिल्वर सॉल्व जब बनाते थे, अभी लिखोगे नहीं, गोल्ड या सिल्वर सॉल्व हम लोग ब्रेडिग आर्क्स मेथड से बनाते थे और उसमें गोल्ड का वेपर बनता था और फिर वो वेपर कंडेंस होता था। लेकिन जब वेपर कंडेंस होता था तो वो जो है कुछ इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता था अपने भीतर, अपने अंदर कई सारे 100-200 एटम जब मिलकर के एक एग्रीगेट, एक बड़ा पार्टिकल, एक कोलाइडल पार्टिकल बनाते थे तो कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता था। वो जो कैप्चर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके चलते हर एक पार्टिकल के ऊपर या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जा, सॉरी
सॉरी पॉजिटिव नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज आता था इलेक्ट्रॉन कैप्चर के चलते। तो लिख लोगे, दूसरा रीजन है ड्यूरिंग ब्रेडिग आर्क्स मेथड, negative colloid is formed, negative colloid is formed, negative colloid is formed, negative colloid is formed due to electron capture, negative colloid is formed due to electron capture, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के चलते नेगेटिव कोलाइड बनता है बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो गोल्ड और सिल्वर, एजी सॉल, गोल्ड सॉल, या सॉरी ये तो सिल्वर सॉल हो गया, एजी सॉल या फिर एयू सॉल, गोल्ड एयू मतलब गोल्ड सॉल, एजी सॉल मतलब सिल्वर सॉल। एक बार तुम लोग अगर ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर कैसे करता है, तो फिर तुम प्रिपरेशन वाला लेक्चर देख लोगे जिसमें हमने ब्रेडिग आर्क मेथड के बारे में चर्चा किया था, ठीक है बच्चों। इसको हम मिटा दे रहे हैं, फिर आगे लिखेंगे। नोट डाउन कर लिया हो तुम लोग। तीसरा रीजन है बच्चों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप। जैसे चलो देखते हैं बच्चों, एसिडिक बेसिक ग्रुप होने के चलते कोलाइडल पार्टिकल पर जो है चार्ज आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोप सॉल्यूशन, सोप क्या है देखो, RCOONA, याद आ रहा है, RCOONA। ये जो R है, R मतलब यहाँ पर कार्बन चेन्स हैं, ठीक है ना, CH3 CH2 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 ऐसे चेन्स हैं। इसको जब पानी में डालते थे तो क्या होता था देखो, RCOO माइनस और Na+ अलग हो जाता था बच्चों। देखो Na+ का कोलाइडल बनाने में कोई भी रोल नहीं था, वो अलग हो जाता था। और RCOO माइनस मिसेल फॉर्म करता था, याद आ रहा बच्चों, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर, कॉन्सेंट्रेशन का एक पर्टिकुलर अमाउंट जब क्रॉस कर जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद ऐसे कई सारे पार्टिकल आपस में जुड़ते थे और फिर क्या बनाता था, मिसेल बनाता था। ये R, इसको हम दिखा दे रहे हैं तुमको, इस टाइप से एक स्ट्रक्चर हम लोग सीखे थे, देखो ऐसे, ऐसा देखो बच्चों तुम लोग बनाए होगे, याद आ रहा है। तो ये एक कोलाइडल पार्टिकल बनता था बच्चों, देखो ये जो कोलाइडल पार्टिकल बना है, ये क्यों बना है, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज है, ओरिजिनल सब्सटेंस है, ये देखो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है ना ये, देखो RCOOH और H+ निकल जाता है यहाँ से, तब ये RCOO माइनस बचता है। तो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। ये कैसा ग्रुप है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। तो ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप के चलते ये जो सोप सॉल्यूशन का कोलाइडल पार्टिकल बनता है, बताना बच्चों ये नेगेटिव कोलाइड है या पॉजिटिव कोलाइड है। तो ये है नेगेटिव कोलाइड। कैसे, नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये है नेगेटिव कोलाइड, ठीक है, नेगेटिव कोलाइड। चलो बच्चों ये देखो, हमने
पढ़ रहे थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप। और भी मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिस पर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आपको पता ही है कि ये चार्ज के चलते कोलाइडल पार्टिकल स्टेबल रहते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं और फिर हम अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो अभी हम लोग नया हेडिंग तुम्हें नहीं डालना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप, इसी सब हेडिंग के अंदर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड सुना है बच्चों तुमने? जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन एमिनो एसिड से ही मिलके बनता है। प्रोटीन के बारे में आपने सुना होगा। प्रोटीन एमिनो एसिड से कैसे मिलके बनता है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उस रिएक्शंस के प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटीन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसा दिखता है प्रोटीन, ये सब जानने के लिए आपको अभी बने रहना पड़ेगा इस लेक्चर्स में। ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। आज थोड़ा सा हम लोग एमिनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं। तो एमिनो एसिड का मतलब देखो, ये कार्बन है, एक इससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दो यानी एसिडिक ग्रुप लग गया, कोई दिक्कत, और एक एमिनो ग्रुप लगा दिए। एमिनो मतलब NH2 ग्रुप लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या है, यहां पर हम लगा देते हैं CH2, और ये कई सारे CH2 यहाँ पर बीच में लगा सकते हैं हम चाहे तो, चाहे कम भी लगा सकते हो, लेकिन हमें कोलाइडल पार्टिकल बनाना है तो थोड़ा ज़्यादा CH2 लगाओगे ताकि ये पार्टिकल का जो साइज है वो नैनोमीटर रेंज में आ जाए। ठीक है, तो N लिखने का मतलब बीच में एक CH2 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, इसलिए हमने N लगा दिया है। तुमको अगर N समझने में परेशानी है तो तुम 2 CH2 लिख लो, यहाँ पर N की जगह पर 2 वैल्यू रख दो, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये जो है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कहलाता है एमिनो एसिड। एमिनो क्यों? ये अमोनिया वाला ग्रुप है। देखो NH2 कौन सा ग्रुप है? एमीन ग्रुप है, और ये एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड राइट साइड में। तो एमिनो एसिड में देखो आपको पता है कि ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है। नाइट्रोजिनस बेस पढ़ा है आपने, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में बच्चों कि अमोनिया अपना लोन पेयर दे करके H+ एक्सेप्ट कर सकता है, या ये H+ को लोन पेयर दे सकता है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये एक्सेप्ट्स H+, और ये ग्रुप क्या करता है, ये वाला ग्रुप, ये है डोनेट्स H+, ये H+ देता है और ये H+ ले सकता है। ठीक है ना, ये किसको H+ देगा? ये वाटर को H+ देगा। एसिड अपना H+ वाटर को देता है, बेस H+ किससे लेता है? वाटर से लेता है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, जब इसको तुम पानी में डालोगे तब बताओ ये वाला ग्रुप H+ लेगा या ये H+ देगा, या दोनों अपना अपना काम करेगा, या फिर कोई एक ही अपना काम कर पाएगा? तो देखो चीज़ों को आसान तरीके से समझने के लिए एक तरीका है कि तुम मान लो कि सॉल्यूशन में पहले से एक बेस मिला हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग बेस तुमने पहले से ही मिला के रख दिया है। तो ये तो वीक बेस है, ध्यान देना, ये कैसा बेस है? वीक बेस। और ये कैसा एसिड है? ये भी वीक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड तो सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एसिड होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HClO4, H3PO4। और स्ट्रॉन्ग बेस भी सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होने वाले बेस होते हैं, जैसे NaOH, CaOH होल ट्वाइस, KOH, BaOH होल ट्वाइस। तो ये तो वीक बेस है। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस पहले से ही मिला दिया जाए तो आपने ये पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में वीक बेस अपना काम करना बंद कर देता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट अपना काम करना बंद कर देता है। आयनिक इक्विलिब्रियम, कॉमन आयन इफेक्ट, एक बार इस टॉपिक को चाहे तो रिवाइज कर सकते हो वहां से। तो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग बेस पहले से मिला हुआ, यानी कि हायर पीएच, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब हायर पीएच, पीएच अगर बहुत ज़्यादा है, बेस मिलाने से पीएच 7 के ऊपर चला जाता है ना, तो अगर हायर पीएच वाले एक्वस सोल्यूशन में, जिस सोल्यूशन में पहले से बेस मिला हुआ है,
इस पार्टिकल को ऐड कर दो तो क्या होगा, बेस वाला अपना काम नहीं कर पाएगा, ये पार्ट कुछ नहीं, एज इट इज रहेगा, NH2 CH2 N C डबल बॉन्ड O। हायर पीएच पे जैसे ही इसको रखे तो क्या होगा, बेस वाला पार्ट तो अपना काम नहीं कर पाएगा, पर चूंकि पहले से इसके अंदर बेस प्रेजेंट है वो एसिड से H+ खींच लेगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये देखो ये बन गया तुम्हारा, ऐसे जितने ही पार्टिकल होंगे हर एक पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बन गया नेगेटिव कोलाइड, नेगेटिव कोलाइड। ठीक है बच्चों, कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। कोलाइडल पार्टिकल क्यों, क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली बड़ा पार्टिकल है, इसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, 1000 नैनोमीटर से छोटा भी रहना चाहिए। कोई दिक्कत, इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिख लोगे और फिर तुम हमें बताओगे, पहले लिख लो इसको, उसके बाद तुम हमें बताओगे अगले क्वेश्चन में, अगले एग्जाम्पल में हम इसी में चेंज ला दे रहे हैं, तुम दोबारा से लिखोगे इस एग्जाम्पल को, ठीक है। अगर पीएच कम रखा जाए, लोअर पीएच पर क्या होगा ये तुम हमें बताओगे, व्हाट विल हैपन टू लोअर पीएच, हमें नहीं पता है। तो ये जो आंसर हम लिखे हैं ये आंसर कंप्लीट नहीं लिखे हैं, तुम्हें यहाँ का एक्चुअल आंसर लिखना है, सोच के बताओ क्या होगा अगर लोअर पीएच लेते हैं। तो बच्चों जब पीएच कम रखोगे इस चीज का, इसका पीएच अगर तुम कम रखोगे, पीएच लोअर रखने का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बाहर से डाल दिए, ठीक है, बाहर से स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिए इसमें। तो देखो तुमने सुना होगा कि एसिड डालने से, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में वीक एसिड का जो डिसोसिएशन होता है वो सप्रेस हो जाता है, वीक एसिड अपना काम नहीं कर पाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड डाल के तुमने पीएच कम कर दिया है, तो एसिड अपना काम नहीं कर पाएगा, पर चूंकि इसके अंदर एसिड पहले से है वो बेस को H+ दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, H+ लेकर के बन जाएगा NH3+। कोई दिक्कत बच्चों, ये बन गया NH3+, और ये बन गया पॉजिटिव कोलाइड। कैसा बन गया, पॉजिटिव कोलाइड, पॉजिटिव कोलाइड। ठीक है बच्चों, तो अभी तुम देख रहे होगे कैसे एसिडिक और बेसिक ग्रुप के प्रेजेंट होने के चलते जो एमिनो एसिड्स के पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नेगेटिव या पॉजिटिव कोलाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी के नीचे एक बार फिर से यही एग्जांपल लिखोगे, इस बार पीएच फिर चेंज करेंगे। ठीक है, इस बार मिटा देना इसको, दोबारा से हम लिखेंगे, तुम भी इस एग्जांपल को दोबारा से लिखोगे। तो देखो बच्चों, बहुत कम पीएच रखोगे, लोअर पीएच तो सिर्फ बेस अपना काम कर पाता है, हायर पीएच पे एसिड अपना काम कर पाता है, बीच में कोई ना कोई तो एक इंटरमीडिएट पीएच होगा जिस पीएच पर एसिड भी अपना काम कर दे और बेस भी अपना काम कर दे। ठीक है, जैसे मान लो एक पीएच मिल गया, पीएच का कुछ वैल्यू है मान लो x, एक ऐसा इंटरमीडिएट पीएच मिल गया जिस पीएच पर NH3 ने H+ ले लिया है, तो NH2 ने H+ ले लिया तो बन गया NH3+, CH2 तो एज इट इज है ही, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने H+ लूज कर दिया है, ये बन गया CO-। एक ही मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। बच्चों ये कोलाइडल पार्टिकल नहीं है, पर हमें इसको चर्चा इसलिए करना था क्योंकि तुम्हारे मन में क्वेश्चन एक अराइज हो सकता था, डाउट आ सकता था, सर हायर पीएच पे आपने केस देख लिया क्या होगा, लोअर पीएच पे क्या होगा ये भी देख लिया, तो इंटरमीडिएट वाले पीएच पे क्या होगा, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इट्स नॉट अ कोलाइडल पार्टिकल, इसीलिए ये वाला जो एग्जांपल लिखोगे इसको नोट करके लिखोगे। नोट मतलब ये अलग से एक बात पढ़ रहे हैं जो कोलाइडल तो नहीं बना रहा है, लेकिन चूंकि इससे रिलेटेड और भी बातें हम लोग कर चुके हैं, तो इस बात को भी अभी यहाँ पर क्लैरिफाई करना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है इसको कोलाइडल पार्टिकल नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं ज्विटर आयन।
ज्विटर आयन, ज्विटर आयन मतलब ऐसा आयन जो ओवरऑल दिखता तो न्यूट्रल है पर वो है बहुत खतरनाक, उस पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों है, इसलिए इसको बोलते हैं ज्विटर आयन। इसके नीचे एक लाइन लिखोगे, इसको नोट डाउन कर लो पहले, उसके नीचे एक लाइन लिखोगे, लिखोगे बच्चों, एट a pH called isoelectric pH, at a pH called isoelectric pH, isoelectric pH, एक पर्टिकुलर pH ऐसा होता है इंटरमीडिएट pH जिसका नाम है आइसोइलेक्ट्रिक pH। एट a pH called isoelectric pH, amino acids exist as Zwitter ion, amino acid exist as Zwitter ion। एक पर्टिकुलर पीएच पर, जिस पीएच का नाम है आइसो, आइसो मतलब इक्वल, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, एमिनो एसिड्स एग्जिस्ट एज ज्विटर आयन। ठीक है बच्चों, ये हमने देखा है कि कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो है चार्ज आ जाता है। ठीक है, चलो ये तीसरा प्रॉपर्टीज था, इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम लोग चौथे प्रॉपर्टीज पर चलेंगे। चौथा प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, तुमने क्या किया, इस कंटेनर के दो साइड दो प्लेट लगा दिए, एक प्लेट पर तुमने पॉजिटिव चार्ज और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, यानी कि एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरे प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। मान लो ये जो कोलाइडल पार्टिकल ये पॉजिटिव कोलाइड है, क्या है? पॉजिटिव कोलाइड है। हमने अभी तक जितने एग्जाम्पल देखे थे उसमें लगभग नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते थे, इसलिए इस बार हम लोग पॉजिटिव कोलाइड के एग्जाम्पल ले लिए, यानी हर एक कोलाइडल पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या? होगा ये कि ये सारे कोलाइडल पार्टिकल धीरे 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 आकर के इधर ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएंगे, नेगेटिव साइड आ जाएंगे ये सभी कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, तो क्या होगा अगले सिचुएशन में, यहाँ से पार्टिकल तुम्हें गायब होना दिख जाएगा, होते दिखेगा, और पार्टिकल किधर पहुँच जाएंगे? पार्टिकल सभी यहाँ पहुँच जाएंगे, ये सभी पार्टिकल इधर पहुँच जाएंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल के ऊपर है, बस हम साइड में दिखाए हैं। ठीक है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। लिख लोगे, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, movement of colloidal particle under the influence of, under the influence of movement of colloidal particle under the influence of external electric field, under the influence of external electric field, under the influence of external electric field is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कहलाता है बच्चों? ये इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक और छोटा सा बात किया जाए, इसके बाद नोट करके लिखोगे, नोट करके,
जैसे अगर तुम्हारे पास एक कोलाइडल पार्टिकल है, जैसे यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव तुमने प्लेट लगाया था, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही तुमने दिया, यहाँ पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया इस प्लेट पर, और ये वाले प्लेट पर आ गया था पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या हुआ था कि यहाँ से यहाँ तक के रीजन को ध्यान दो बच्चों तुम, ये जो रीजन था ना, यहाँ से यहाँ वाले रीजन में क्या हुआ था, तुम सोचो पहले कि ये डब्बा है ही नहीं, यहाँ पर गायब है। ठीक है ना, ये डब्बा यहाँ से गायब है, चलो हम डब्बे को गायब कर देते हैं, यहाँ से तुम्हें डब्बा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तुम्हें वो डब्बा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हुआ क्या है, सोचो बच्चों कि जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस दो प्लेट्स के बीच में, ये भी मिटा दे रहा था कि डब्बा का तुम्हें कुछ भी दिखाई ना दे, तो जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस रीजन में, तो हुआ क्या है कि राइट साइड वाले रीजन में नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया है, और लेफ्ट साइड वाले रीजन में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हुआ है। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। क्या क्रिएट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स के द्वारा। एक्सटर्नल बैटरी ने क्या किया है, इस रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। इस पोटेंशियल डिफरेंस को तुम कैसे कम कर सकते हो, इस पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने का तरीका है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कम कर दिया जाए और यहाँ पर पॉजिटिव कम कर दिया जाए। तुम सोचो यहाँ पर नेगेटिव को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर दो, जीरो चार्ज बना दो, यहाँ पर भी पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करके जीरो बना दो, तो क्या होगा, दोनों जगह का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करना है, क्या तरीका है, तुमने क्या किया, एक कंटेनर रख दिया जिसमें कोलाइडल पार्टिकल है, और सभी कोलाइडल पार्टिकल मान लो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या होगा, सभी जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं वो इधर आ जाएंगे और क्या करेंगे, इस नेगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज कर देंगे या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मान लो पहले इनिशियली यहाँ पर +5 वोल्ट था और यहाँ पर -5 वोल्ट था, तो डिफरेंस कितना हो गया, डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी, वी मतलब पोटेंशियल, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, देखो यहाँ पर +5 और यहाँ पर -5, तो डिफरेंस अब देखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का तुम डिफरेंस लेते हो या यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया तुम्हारा बेसिकली 10 वोल्ट। ठीक है ना, +5 से तुम जीरो गए, जीरो से फिर -5 गए, 10 वोल्ट बोल सकते हो या -10 वोल्ट बोल सकते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम किसको फाइनल लेते हो, किसको इनिशियल लेते हो। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ का तुम मेजर करते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड हम देख लेते हैं, वो 10 वोल्ट है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था उसको धीरे धीरे क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ के इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, इस रीजन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ गया है। तो चूंकि इस रीजन में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों आ गया है, ये रीजन न्यूट्रल हो गया है या ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो गया होगा। ठीक है, तो चलो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये तो +5 वोल्ट बना हुआ है, लेकिन ये रीजन में -5 था और +5 वोल्ट ये सब पॉजिटिव चार्ज पहुंच के कर दिया, तो ये लगभग मान लो तुम 0 वोल्ट बन गया है। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, अब मैग्नीट्यूड है लगभग 5 वोल्ट के बराबर, +5 वोल्ट -5 वोल्ट डिफरेंस हो गया 10 वोल्ट का, बाद में 5 वोल्ट का। तो क्या किया इसने, पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने का कोशिश किया है। कोलाइडल पार्टिकल खुद चल के पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने का कोशिश किया है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को डिफाइन करने का एक नया तरीका, क्या तरीका है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। इलेक्ट्रोफोरेसिस is the movement of dispersed phase. Electrophoresis is the movement of dispersed phase to minimize
to minimize the potential difference generated by external electric field, to minimize the potential difference generated by external electric field. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था उसको जीरो नहीं कर दिया, हो सकता था जीरो भी कर देता अगर बहुत सारे पार्टिकल होते तो। मान लो बहुत सारे इतना पार्टिकल हो जाते कि ये जो पॉजिटिव पार्टिकल यहाँ आता तो पहले यहाँ पर -5 वोल्ट था उसको जीरो करता, और ज़्यादा पार्टिकल होते तो उसको +5 वोल्ट बना देता इधर भी, तो क्या होता, तो इधर भी +5 वोल्ट इधर भी +5 वोल्ट, 0 वोल्ट हो जाता डिफरेंस। लेकिन 0 वोल्ट होना जरूरी नहीं है, मिनिमाइज तो कर ही दिया, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द फेनोमेना और मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टू मिनिमाइज द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे की कहानी हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।